हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ अपलोड करूँगा जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको घर से प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो उसी पीडीएफ में हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पहले क्लास में नहीं हो पाया था। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमने किया था क्लास में। ठीक, तो आई होप ये वाला भी सभी बच्चों ने कर लिया होगा क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसमें था। ठीक है, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। तो इसमें हमें हमें जो क्यूब दिया हुआ है वो ए डिस्टेंस आगे दिया हुआ है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें ये क्यूब हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, अब ये क्यूब ए डिस्टेंस आगे से स्टार्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और अल्फा स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि एक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। ठीक, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें क्यूब के थ्रू जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो निकालना है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो बाकी जो सरफेस होंगे बच्चों, इस सरफेस को और इस सरफेस को छोड़ के बाकी सारे सरफेस कोई फ्लक्स नहीं देने वाला। ठीक है, बाकी सभी सरफेसेस से जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है और अगर मैं ऊपर वाले टॉप सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर हमारा वाई की डायरेक्शन में होगा। तो एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बना। और हम क्या जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है बच्चों वो क्या होता है, ई डॉट ए, यानी कि ई ए कोस थीटा, और थीटा अगर 90 होगा तो कोस 90 जीरो, तो कोस 90 जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो यानी फ्लक्स जीरो। तो टॉप सरफेस जो जो साइड हमारा एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देगी एक्स एक्सिस से, वो फ्लक्स क्या देगी, जीरो। तो टॉप सरफेस का फ्लक्स जीरो, बॉटम का जीरो। ये जो फ्रंट सरफेस है हमारा, ठीक है, जो इस साइड है जिसका एरिया वेक्टर जेड की डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो। और सेम जो पीछे की साइड जो सरफेस है उसका भी फ्लक्स जीरो। तो फ्लक्स आएगा किससे, एक तो इस सरफेस से और एक इस सरफेस से। ठीक है, तो उसको नाम दे देता हूं मैं φ1 प्लस φ2। ठीक है, ये दो फ्लक्स आएंगे हमारे, इसकी वजह से आने वाला φ1, इसकी वजह से आने वाला φ2। ओके, φ1 कैसे निकालेंगे, ये बनेगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और सिमिलरली ये बनेगा ई डॉट ए वेक्टर। ठीक है, φ2। अब ई वेक्टर तो सभी में क्या रहेगा हमारा, अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए एक्स हमारा क्या रहेगा बच्चों, ए डिस्टेंस दूर हमारा फर्स्ट सरफेस आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, ए के बराबर। तो ए पुट कर दोगे तो ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अल्फा ए स्क्वायर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी फर्स्ट सरफेस की पोजीशन पर। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो क्या बनेगा, ये आई कैप की डायरेक्शन में डॉट एरिया वेक्टर, एरिया का मैग्नीट्यूड बनेगा बच्चों ए स्क्वायर, और एरिया वेक्टर आएगा हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ आई कैप की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फ्लक्स बना हमारा फर्स्ट सरफेस की वजह से। ऐसे ही जब सेकंड फ्लक्स निकालेंगे सेकंड सरफेस की वजह से, तो ये सरफेस जो है वो a प्लस ए, टू ए डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, अल्फा टू ए का स्क्वायर। ठीक है, आई कैप, एरिया वेक्टर क्या बनेगा, ए स्क्वायर आई कैप। इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में आएगा बच्चों। ठीक है, आई कैप की डायरेक्शन में, तो इसलिए मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। अब देखो नेट क्या बना, ए डॉट आई डॉट आई क्या होता है बच्चों, 1 होता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अल्फा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ओके क्या बनेगा, ए की पावर 4। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, अल्फा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अल्फा ए की पावर 4, आई कैप डॉट आई कैप बच्चों 1 हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचे 3 अल्फा ए की पावर 4। तो नेट फ्लक्स क्या है बच्चों 3 अल्फा ए की पावर 4। ये नेट फ्लक्स बनेगा थ्रू क्यूब। ठीक है, सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि किस सरफेस के थ्रू हमें फ्लक्स मिलने वाला है और उस सरफेस के लिए हम ई डॉट ए यूज कर लेंगे। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है कि हमारे पास एक कूलम चार्ज है। ठीक है, इस एक कूलम चार्ज में से कितनी फ्लक्स लाइंस बाहर आएंगी। कैसे निकाल सकते हो, अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस माने, इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स अगर हम देखें, ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो जितना फ्लक्स होगा इस सरफेस का, यानी कि इस चार्ज की वजह से उतनी फील्ड लाइंस बाहर आई होगी। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक कूलम चार्ज हमें कितने फील्ड लाइंस दे रहा है। ओके, तो अब कूलम्स गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स हमारा किसके बराबर होता है Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब इस सरफेस के अंदर हमने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है 1 कूलम। ठीक है, तो ये फ्लक्स क्या बन जाएगा 1 कूलम चार्ज की वजह से फ्लक्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, फ्लक्स आया 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 8.85 into 10 to the power -12। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आ जाता है बच्चों 1.2 into 10 to the power 11। तो ये फ्लक्स बना एक कूलम चार्ज की वजह से। तो इतनी नंबर ऑफ लाइंस इससे बाहर निकल रही होगी इस सरफेस के थ्रू। तो जितने नंबर ऑफ लाइंस बाहर आती है उसी को हम क्या बोलते हैं फ्लक्स। तो इतनी नंबर ऑफ लाइंस बाहर आ रही है एक कूलम चार्ज की वजह से। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन हो गया, बोर्ड में आने के चांस बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो अच्छे से करो। ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, एल लेंथ और एल विड्थ है इसकी। ओके, अब यहाँ पे दो चार्जेस दिए होंगे, एक क्यू चार्ज जो कि एल डिस्टेंस पे है, एक कॉर्नर से एल डिस्टेंस पे हमारे पास क्यू चार्ज है। दूसरा हमारे पास ये क्यू चार्ज जो है वो सेंटर से L/2 डिस्टेंस पे। हमें क्या करना है कि हमें इस प्लेट से टोटल फ्लक्स निकालना है। ओके, कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो हम इस चार्ज का देखते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है बच्चों कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ओके, अब अगर इस प्लेट से हमें फ्लक्स निकालना है इस चार्ज की वजह से, तो एक तो यहाँ पे अब कोई क्लोज्ड सरफेस है नहीं, ऊपर से ये चार्ज अगर देखोगे तो अभी बाहर रखा हुआ, हमें इसको अंदर लेके आना सरफेस के अंदर। कैसे ला सकते हो कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, और उस क्यूब से मतलब अगर हम ऐसा क्यूब बनाए तो उसके सेंटर पे ये क्यू चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये जो क्यूब बनाया है एल लेंथ एल विड्थ एल हाइट का, उसके सेंटर पे हमारा ये क्यू चार्ज है। तो अब इस क्यूब के अंदर हमारा क्यू चार्ज आया है ना, यानी कि इस क्यूब के अंदर अगर क्यूब को हम गॉसियन सरफेस माने तो उसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो क्या है क्यू चार्ज है। ओके, तो अब इसका फ्लक्स क्या आएगा φ1 नाम दे देता हूँ, ये क्या बनेगा क्यू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे क्यूब का जो फ्लक्स बना वो क्या बना क्यू बाय एप्सिलॉन, क्योंकि उस पूरे क्यूब के अंदर क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है। लेकिन क्यूब के तो बच्चों 6 साइड होती है और हमें फ्लक्स चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक साइड के थ्रू। ठीक है, हमें सिर्फ इस प्लेट की वजह से मिलने वाला फ्लक्स चाहिए ना, तो 6 साइड का फ्लक्स बना क्यू बाय एप्सिलॉन। एक साइड का क्या बनेगा
1/6 टाइम्स ऑफ टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स थ्रू वन साइड क्या आएगा बच्चों, ये टोटल क्यूब का है, तो वन साइड का क्या आएगा 1/6 ऑफ 5 यानी कि Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो इस चार्ज की वजह से इस प्लेट के थ्रू हमने फ्लक्स निकाल लिया Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हमारा इस चार्ज की वजह से मिलने वाला फ्लक्स रहता है, ये चार्ज L डिस्टेंस दूर है इस कॉर्नर से, तो अगर हम एक क्यूब बनाए भी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये मैंने एक क्यूब बना लिया, ठीक है, L लेंथ, L विड्थ, L हाइट का एक क्यूब बना लिया, लेकिन ये चार्ज तो अभी भी इस क्यूब से बाहर है, ये तो इसके कॉर्नर पे आया ना। हमें अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमें क्या चाहिए कि चार्ज अंदर आना चाहिए उसको, तो कॉर्नर वाला चार्ज क्यूब के अंदर कैसे आ सकता है, हमें ऐसे ऐसे कितने क्यूब चाहिए, हमें ऐसे ऐसे अगर हम ऐसे और बनाएं, ठीक है, मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं कि हमें ऐसे 8 क्यूब चाहिए, एक क्यूब का कॉर्नर बनाना है, जैसे कि आप रूम को एज्यूम करो, आपके रूम की छत के टॉप कॉर्नर पे ये चार्ज रखा हुआ है, ओके, अब उस कॉर्नर को हमें सेंटर पे लाना, तो हमें क्या चाहिए, इस रूम के बराबर में एक रूम चाहिएगा, फिर उसके साइड में हमें 2 रूम और चाहिए, ताकि अब इन जो 4 रूम बने हमारे, ठीक है, अब हमारे ये जो 4 रूम होंगे इनके सेंटर पे ये आ गया हमारा चार्ज, ठीक है, पहले एक रूम के कॉर्नर पे हमारा चार्ज था, फिर हम साइड में एक और रूम बना लिया, अब इन दोनों के साइड में हमने एक और रूम बना लिया, तो अब इन 4 रूम के सेंटर पे हमारा चार्ज आ गया, लेकिन अभी इसका चार्ज का जो लोअर पार्ट है वो रूम के अंदर है, अपर पार्ट अभी भी बाहर है, तो हम क्या करें, इन 4 रूम के ऊपर हम एक मंजिल और तैयार कर लेंगे रूम की, ठीक है, यानी कि डबल फ्लोरी घर बना लेंगे। तो अब ये जो वाला कॉर्नर वाला जो एटम है, अब वो इन 8 कमरों के सेंटर पे आ गया, ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये 8 क्यूब्स के सेंटर पे, तो इन 8 क्यूब्स के थ्रू जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, Q/एप्सिलॉन थ्रू 8 क्यूब्स। तो एक क्यूब का क्या बनेगा बच्चों, इसको 5 नाम दे रहा हूं, तो एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, 8 टाइम्स ऑफ दिस फ्लक्स 5 का, तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट बना, ठीक है, और अभी एक क्यूब का फ्लक्स निकाल देंगे, लेकिन उस एक क्यूब में, तो से क्यूब की अगर मैं अलग से डायग्राम, ये जो क्यूब है इसके यहाँ कॉर्नर पे मेरा क्या है, चार्ज रखा हुआ, ठीक है, और मुझे फ्लक्स चाहिए इस प्लेट के थ्रू, ठीक, तो इस पूरे क्यूब से मिलने वाला फ्लक्स मेरा क्या है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो जैसे ये मेरा बॉटम वाला पार्ट है, इसकी वजह से तो फ्लक्स आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो पैरेलल टू द बॉटम सरफेस जाएगी, और पैरेलल अगर जा रही है तो वो इसको क्रॉस तो करेगी नहीं, तो इस बॉटम सरफेस की वजह से मिलने वाला फ्लक्स क्या रहेगा, 0। ऐसे ही जो साइड वाला
सरफेस बना मेरा, ठीक है। उससे मिलने वाला फ्लक्स भी मेरा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि उसके भी पैरेलल जाएगी। और सिमिलरली जो साइड हमारी तरफ है, जो सरफेस हमारी तरफ है, ठीक है, फेसिंग सरफेस जो है, उससे मिलने वाला फ्लक्स भी क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा, क्योंकि इसके भी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट जाएगी, क्रॉस तो करेगी नहीं। तो इस पूरे ट्यूब में से सिर्फ 3 साइड से फ्लक्स मिलेगा। एक तो इस सरफेस से मिलेगा, एक जो पीछे वाला सरफेस है वहां से फ्लक्स मिलेगा, और एक टॉप सरफेस से फ्लक्स मिलेगा। तो 3 सरफेसेस की वजह से मिलने वाला फ्लक्स हमारा क्या है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो थ्रू 1 ट्यूब बोलो, या फिर इसको ऐसे लिखो, थ्रू 3 फेसेस ऑफ ए ट्यूब, ठीक है। क्योंकि पूरे ट्यूब से तो फ्लक्स आ रहा है Q/8 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन पूरे ट्यूब में सिर्फ 3 साइड जो है, 3 सरफेसेस जो है वो ही फ्लक्स दे रहे हैं, बाकी 3 से तो जीरो हो रहा है। तो इस फ्लक्स में सिर्फ 3 फेसेस का कंट्रीब्यूशन है। इन 3 में से हमें एक सरफेस का निकालना है, ठीक है। इस प्लेट के लिए देखेंगे तो सिर्फ एक सरफेस की वजह से मिलने वाला फ्लक्स अगर देखेंगे तो क्या बनेगा, फ्लक्स थ्रू 1 फेस क्या बनेगा बच्चों, 1/3 टाइम्स ऑफ phi2 डैश, यानी कि 1/3 टाइम्स ऑफ Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास दोनों फ्लक्सेस आ गए। नेट फ्लक्स क्या बनेगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब देखो ये जो चार्ज था, इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा बच्चों, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर रही है। और ये जो चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी बच्चों, वो बॉटम टू अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, वो नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रही है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, यानी कि जो टोटल फ्लक्स बनेगा बच्चों वो प्लस ना होके माइनस बनेगा, ठीक। और इसमें से ये घटाओ चाहे इसमें से ये घटाओ, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब ये बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली हम बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऑपोजिट कर दिया तो मैग्नीट्यूड वाइज तो हमारा आंसर सेम आने वाला है, लेकिन नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो डायरेक्शन हम लेके चल रहे थे उससे अपोजिट है। क्योंकि जहां फ्लक्स ज्यादा होगा, जिस साइड, मतलब कि इस चार्ज की वजह से अगर फ्लक्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा नेट फ्लक्स आने वाला है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो हम लेके चले थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा नेट फ्लक्स है, ठीक। तो अभी हमें पता है कि ये नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो हम इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो नेट फ्लक्स जो आएगा बच्चों वो ये बनेगा, ठीक है। समझने में थोड़ा सा वो है, एक बार समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चंस आप जो कर दो, ठीक है, चुटकियों में, इजी है। एक बार खुद से ट्राई करके देखना, ना आए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं ऐसे 2-4 क्वेश्चन और करवा दूंगा जिससे आपकी इस टॉपिक के लिए क्लैरिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या चीज होती है। वैसे तो ये मैं आपको रेगुलर क्लास में भी करवा सकता था, लेकिन एक क्वेश्चन की तरीके से इसको पूछना मेरे को लगा कि ज़्यादा ठीक रहेगा। हमने क्या पढ़ा था जब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे गॉस लॉ के, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जैसे कि हमारे पास एक चार्ज्ड स्फीयर था, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, या फिर जो होलो स्फेरिकल सेल थी हमारे पास। तो हमने देखा था कि ये पॉजिटिव चार्ज है और पूरे सरफेस पे ये फैला हुआ है।
इससे सेंटर से r डिस्टेंस दूर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हो ये आउटसाइड, तो वो क्या आ रही थी k q बाई r स्क्वायर, ठीक है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही थी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर के रेडियस ऑफ द होलो सेल। और अगर इनसाइड की बात करें, ई इनसाइड क्या आ रही थी बच्चों, जीरो आ रही थी। यानी कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और क्यों नहीं, क्योंकि चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, कोई ऐसी डिवाइस हो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माल फंक्शनिंग कर सकती है, ठीक है, यानी कि उसमें एरर आ सकता है या फिर वो खराब हो सकती है। अगर ऐसी चीज को हमें प्रोटेक्ट करना इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो कैसे करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, हम चारों तरफ चार्जेस से घिरे हुए हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है। अब ऐसे में उस डिवाइस को अगर प्रोटेक्ट करना हो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में उसे रखना होगा, और वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके चारों ओर इस टाइप की शील्डिंग कर देते हैं, ठीक है, मेटालिक केस की। अब मेटालिक केस के सरफेस पे हमारे चार्जेस रहेंगे, उनकी वजह से आउटवर्ड एरिया में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन उनके अंदर कोई चार्ज ना होने की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी हमारी, जीरो। तो यानी कि अंदर अगर हम कुछ डिवाइस रख रहे हैं तो वो क्या हो गई, सील्ड हो गई, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, उसका बचाव हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या फिर इसको एक पिंजरा भी बोल सकते हैं, केज, इलेक्ट्रोस्टैटिक केज, ठीक है। तो जैसे मौसम खराब हो, बिजली चमक रही हो, उस टाइम पे हमें क्या बोला जाता है कि किसी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, किसी तार वाली जगह पे खड़ा नहीं होना चाहिए, खुले मैदान में खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या एक गुड कंडक्टर्स हैं और बिजली हम पे गिर सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में अगर हम गाड़ी के अंदर बैठ जाए बच्चों, ठीक है, ऊपर से बिजली गिर रही है और हम गाड़ी के अंदर बैठे तो हम बिल्कुल सेफ है। क्यों सेफ है, क्योंकि गाड़ी जो है बच्चों वो मोस्टली केसेस में किससे बनी होती है, मेटल से, ठीक है। तो हमारे चारों ओर क्या है, मेटल की केजिंग हो रखी है, मेटल का पिंजरा बना हुआ है, और मेटल पे, कंडक्टिंग मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उस वजह से मान लो इस पे बिजली गिरी, यानी कि चार्ज आया कार के ऊपर और वो इस पे पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो चार्ज बाहर तो अफेक्ट डालेगा। अगर मैं बाहर खड़ा हूँ उस चार्ज के, तब तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी तो मेरे अंदर करंट फील होगा, मेरे को झटका महसूस होगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं अंदर हूँ तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मेरे को कोई शॉक भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में है क्या चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बाकी जो इसका ओवरऑल कंसेप्ट है वो तो आप लोगों ने, जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें देख लिया होगा, उसमें मेंशन रही है एज ए टॉपिक। समझाने को मैंने समझा दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है। तो आज के बाद अगर कभी मौसम खराब हो, बिजली चमक रही हो, तो क्या करोगे आप लोग, भाग के गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, ठीक है, वही सबसे सेफ प्लेस है। बाकी तो अपने घर रहो, वही ज़्यादा सेफ है, ठीक है। घर रहो, ब्रेनी क्रिप क्लासेस पे वीडियोस देखो, फिजिक्स को पढ़ो, समझो और खुद से करो, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय श्री राम।